हेलो दोस्तों, एग्री विद जय हिंद में स्वागत है। आज हम पैडी की क्लास लाए हैं जो कि हिंदी में होने वाली है। और जो मेरा इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन पैडी का, मार्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, करेक्टरीज, स्वाइंग टाइम, वैरायटीज़, सीड रेट, प्लांट डिसीज़, प्लांट डिस्टेंस, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन और डिजीज़, इंसेक्ट एंड वीड कंट्रोल की बात करने वाले हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन की इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो बोटैनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा होता है, और इसकी कुल जो होता है तो ग्रेमनी एंड पोएसी दोनों होता है इसका कुल। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वेस्ट एशिया या वर्मा है, और इसमें 2n बराबर 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों। और इसमें जो चावल अनाज वाली फसलों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनाज है। ठीक है। अनाजों में सबसे महत्वपूर्ण धान ही है। इसे दुनिया की कुल आबादी के लगभग 60%, ठीक है, 60% लोगों द्वारा इसे एक स्थायी आहार के रूप में लिया जाता है, 60% से। ठीक है। और इसका जो सबसे अधिक उत्पादन 90% और उपभोग दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया है। धान या चावल का पौधा एक नम और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। ठीक, क्या है, कौन सी जलवायु वाला? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। ठीक है। और जो कि एक शीतोष्ण इलाकों के नाम में क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ठीक है। इसे उगाया तो शीतोष्ण इलाकों में भी जाता है। ठीक है। और हमारे देश भारत में यह सभी अनाज फसलों में उपभोग और उत्पादन उत्पादन पहले स्थान पर होता है। ठीक है। अनाजों में या उपभोग में सबसे पहले उत्पादन भारत में धान का ही होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस है। तो राइस जो है, राइस में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये जो सफ़ेद चावल होता है जिसे हम वाइट राइस बोलते हैं, इसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है। ठीक है। और जो ब्राउन राइस होता है इसमें 7 से 7.9% प्रोटीन होती है। ठीक है। ब्राउन राइस में 7.9% प्रोटीन होती है, और जो वाइट राइस होता है इसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है। और इसमें फ़ैट की बात कर लेते हैं। तो इसमें फ़ैट की मात्रा जो होती है 2 से 2.5%, मतलब 2 से 2.5% होती है, जो कि इसमें मिल्किंग के दौरान या कम हो जाती है। जैसे मिल्किंग इसमें एक स्टेज होती है, राइस में पाई जाती है, तो इसके दौरान ये फ़ैट की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। अगला जो है, धान के खेत में जो मीथेन जो गैस होती है मुक्त होती है। ठीक है। जैसे मीथेन को हम CH4 गैस बोलते हैं। ठीक है, ये मुक्त होती है। और जो पैडी मेरा है, पैडी में दाने और खोल का जो खोल होता है, ऊपर जो हल होता है, हल्किंग जिसे, तो इसमें खोल के अनुपात में जो चावल की बात करें, हल्किंग स्टेज की बात, जो हल्किंग बात करें तो इसमें 66% या 66% होता है। और इसके जो हम उसकी बात करें तो भाग की जो बात करें तो इसमें 2/3 होता है। ठीक है, 2:3 के रूप में होता है। और सामान्यतः जो अनाज वाली फसलों को 1 किलो शुष्क पदार्थ के निर्माण करने में इसे 4 से 500 लीटर जल की आवश्यकता होती है। मतलब इससे जो 1 किलो शुष्क चावल का जो मतलब नर्सरी की बात करें तो इसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है? 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। पर चावल 10 गुना ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। चावल, देखो सीधी बात है कि चावल जो होता है उसको 10 गुना, ठीक है,
10 टाइम्स की आवश्यकता होती है जल की, ठीक है। इसमें लगभग 5000 लीटर जल की खपत से 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ बनता है। 5000 लीटर जल की खपत से 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ बनता है, ठीक है दोस्तों। और जो चावल की खेती में जो उसके परागण होते हैं और बीज निर्माण के दौरान 5 सेंटीमीटर जल में जो डूबे रहना लाभदायक माना जाता है। जो उसके परागण और बीज का जब निर्माण होता है, सीड का जब निर्माण होता है, तो उसमें माना जाता है कि 5 सेंटीमीटर जल में डूबना चाहिए, वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। और चावल में और मुख्यतः प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो इसमें चावल में जो प्रोटीन, चावल के जो दाने में प्रोटीन पाई जाती है, इसमें ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और जैसे हम एक प्रोपोनिल होता है, इसमें स्टेम्प्ड F34 होता है, जो धान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी है। खरपतवार मतलब हर्बिसाइड है, ठीक है, खरपतवार नाशी है। आगे बात कर लेते हैं। खरपतवार नाशी है, जो कि मार्फोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो इसकी पेनिकल है, ठीक है, पेनिकल, जो इसकी बाली को हम पेनिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला दोस्तों टिलर है, टिलर, ये टिलर है, ठीक है। ये लीफ है, लीफ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम या स्टेम बोल देते हैं। ये रूट जोन है पूरा, यहाँ से नीचे वाला पूरा रूट जोन है दोस्तों, ठीक, ये रूट जोन हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। जो इसमें हम पेनिकल की बात कर लेते हैं, जिसको हम बाली, जो इसका पेनिकल होता है, इन्फ्लोरेंस जो होता है, इसमें जो धान का यह हिस्सा उसका प्रजनन अंग है, ठीक है। कौन सा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है दोस्तों। जो पेनिकल होता है यह धान का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। धान के पुष्प क्रम को ही पेनिकल कहा जाता है, ठीक दोस्तों। इसको जो इन्फ्लोरेंस होता है उसको हम पेनिकल कहते हैं, और जिसे हिस्से से यह जुड़ा होता है उसे हम टिलर कहते हैं। जो पेनिकल होता है, जिस हिस्से से जुड़ा होता है उसे हम टिलर बोलते हैं, ठीक है। आगे हम स्टेम की बात कर लेते हैं। तो स्टेम, इसमें जो धान का तना है, पेनिकल और पत्तियां के आधार बनता है, ठीक है, आधार से बनता है, जो उन्हें सहारा प्रदान करता है। धान के तने को कलम कहते हैं, जो उसे सहारा, मतलब जो धान का तना होता है उसे हम पेनिकल, जो धान का तना और पत्तियों का आधार बनता है, जो उन्हें सहारा देता है। धान के तने को कलम कहते हैं। धान के तने को हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं, जो कोई नोड और इंटरनोड से मिलकर बना होता है। दोस्तों, नोड और इंटरनोड क्या होता है, धान का जो प्लांट होता है उसमें गांठें पाई जाती हैं कुछ दूरी पे, ठीक है। तो जो गांठें होती हैं, तो इसे हम नोड बोलते हैं, और जो इसके बीच का जो गैप होता है उसे हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक दोस्तों। आपको समझ में आया होगा नोड और इंटर नोड। इन्हीं नोड्स और इंटर नोड से टिलर और पत्तियां निकलती हैं। इन्हीं नोड और इंटर नोड से टिलर और पत्तियां निकलती हैं, ठीक दोस्तों, पत्तियां निकलती हैं। और सबसे अंतिम के जो नोड्स और टिलर से विकसित होता है उसे हम कलम का धान या तना का बोलते हैं, ठीक है, कलम या धान का तना बोलते हैं, ठीक है। जो इसमें जो और कुछ पाया जाता है, जो इरेकिमा है, ठीक है, इरेंसिमा जो होता है, इसे कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। धान में जो होता है इरेंसिमा जो होता है, इसमें धान का समूह पाया जाता है, जिसके कारण जो धान पानी में डूबे होने के कारण भी जीवित रहता है, ठीक है। वैसे कोई प्लांट उसमें पानी में डूबा हुआ है फिर जीवित नहीं रह सकता है। किसके कारण जीवित रहता है, इरेंकिमा पाया जाता है इसमें, इरेंकिमा, ठीक है, इरेंकाइमा पाया जाता है, इसके कारण ही धान जीवित रहता है। धान का जो प्लांट होता है जीवित रहता है, ठीक। हम लीफ की बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। कोई भी लीफ हो उसका कार्य ही होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और इसकी जो पत्तियां होती अन्य घास कुल के जो पौधे की तरह होती हैं, समांतर जो है सिरा विन्यास वाली होती हैं, ठीक है।
धान की पत्तियों की ऊपरी तथा निचली भागों में भी रंध्रावकाश पाए जाते हैं। इसमें रंध्रावकाश पाए जाते, ऊपरी और निचली भागों में भी रंध्रावकाश पाए जाते हैं। ठीक, इसी कारण से ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है अधिक होती है। ठीक, रंध्रावकाश के कारण ही जो ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है वह अधिक होती है, और धान अधिक जल की खपत करता है। ये सबसे अधिक जल की खपत करता है। ठीक है, इसमें जो रूट होता है तो एडवांटियस रूट पाए जाते हैं। जो धान में होते हैं एडवांटियस रूट पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं जो इसमें जीनस होता है, जीनस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जीनस कुल में जो 24 प्रजातियां अभी तक खोजी गई हैं। ठीक है, कितनी दोस्तों? 24 प्रजातियां खोजी गई, जिसमें से 2 प्रजातियों की खेती होती है। 24 और विल्ड हैं, जंगली हैं। ठीक है, और इसमें जो 2 प्रजातियां हैं उसकी हम खेती करते हैं। क्या है? ओराइजा सटाइवा है। ठीक है, ये अपनी जो है पहली है जो ओराइजा सटाइवा है, जो कि द्विगुणित है, और एक है ओराइजा ग्लेवेरियमा। ठीक है, क्या है दोस्तों? ओराइजा ग्लेवेरिमा। और जो इसके जो पार्ट हैं तो इसमें क्या आता है? ओराइजा सटाइवा में आता है एक ओराइजा इंडिका, ओराइजा जापोनिका, ओराइजा जवानिका। ठीक है, जो इसकी हम बात कर लेते हैं रीज़न, इसकी रीज़न की बात कर ले तो इंडिया रीजन में उगाई जाती है, और ये जापानिका रीजन में ग्रो की जाती है, और ये इंडोनेशिया रीजन में ग्रो की जाती है। ठीक है, या जो ओराइजा इंडिका है, ठीक है, इंडिका है वह भारत में जो है, यह भारत में पाए जाने वाले नस्ल है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाली वैरायटी है। यह उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, जिसकी मुख्य विशेषता इसकी लंबी संरचना और कमज़ोर तना। ये हाइट में, लेंथ में लंबी होती है। ठीक है, लंबी, और इसका पतली होती है, लंबी और पतली। इसका स्टेम जो होता है पतला होता है। ठीक है, जिसमें लगने वाले बाली झुकी हुई होती है। ठीक है, इसमें जब ऑटोमेटिक जो लंबी होती है तो ऑटोमेटिक झुकेगी। ठीक है, और भारत में पाए जाने वाले पारंपरिक चावल के दाने जो अपेक्षाकृत अन्य भौगोलिक जातियों के लंबे होते हैं। इनमें जो दाने होते हैं वो लंबे होते हैं, स्टेम पतला होता है, और जो पौधे की हाइट होती है वो लंबी होती है। ठीक है, ये पहचान है उसकी। हम ओराइजा जापानिका की बात कर लेते हैं। तो यह प्रजाति जापान के शुष्क और समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क और जो समशीतोष्ण जलवायु होते हैं उसमें पाई जाती है, और जो क्षेत्र में पाई जाती है, इनकी विशेषता इनका छोटा आकार। इनकी विशेषता यही है कि इनका छोटा आकार, पहचानने के लिए ही इसका छोटा आकार, मजबूत तना, और गहरी जो होता है हरा रंग की पत्तियां होती है, इसमें हरे रंग की पत्तियां होती हैं। इसकी उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है, इसका स्टेम मोटा होता है, पत्तियां हरी होती हैं, आकार छोटा होता है। ठीक है, इसकी सघन खेती की जा सकती है। इसकी खेती कहाँ होती है? जापानिका में होती है, और इसकी खेती इंडिका में होती है, इंडिया में मतलब। ठीक है, आगे हम जापानिका की बात कर लेते हैं। यह प्रजाति इंडोनेशिया क्षेत्रों में, ठीक है, यह प्रजाति इंडोनेशिया क्षेत्रों में पाई जाती है। यह चावल की जंगली रूप से, या जंगली जो है रूप से है। ठीक है, यह एक लंबी अवधि वाली फसल है। ठीक, यह एक लंबी अवधि वाली ड्यूरेशन वाली फसल है। आगे हम बात कर लेते हैं। ये देखिए सीड भी दिए गए हैं। सीड की बात कर लेते हैं। ये देखो, जो जापानिका है, जापानिका, इसमें देखो मोटे सीड हैं। जापानिका जो है इसके मोटे सीड हैं, इंडिका में थोड़ा पतले हैं, जवानिका में थोड़ा और मोटे हैं। ठीक है, इसमें हम करेक्टरीज़ की बात कर लेते हैं, करेक्टर की बात कर लेते हैं राइस के। तो इसमें धान एक क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन फसल है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन फसल है, मतलब स्वपरागित फसल है। इसके जो इसके फसल का जो प्रकार होता है कैरिऑप्सिस होता है। क्या है दोस्तों? कैरिऑप्सिस होता है। इसमें जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। इसमें क्या होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। और धान का जो बीज होता है लीमा और पीलिया से बना होता है। क्या होता है? लीमा और पीलिया से ढका होता है। जो अंदर वाला होता है वो लीमा, और ऊपर वाला जो पीलिया होता है। ठीक है, और जिसे हम हल कहते हैं,
पूरे को हम हल कहते हैं। इन्हें निकालने के लिए जो प्रोसेस, उसे हम हलिंग कहते हैं। इसे निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती होती है उसे हम हलिंग बोलते हैं। और जो इसका जो टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम, ठीक है, हर दाने मतलब 1000 दाने में, ठीक। टेस्ट वेट कैसे किया जाता है, 1000 दाने में किया जाता है। धान का जो पुष्पक्रम को हम पेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेनिकल कहते हैं। और धान के जो बौनेपन के लिए जो जीन है तो डीजीओ जीन है। क्या है दोस्तों, डीजीओ जीन जिम्मेदार होता है। क्लाइमेट जो बात कर लेते हैं तो धान के एक अल्प दिन अवधि वाली सौर डे, मतलब इसको हम कह सकते हैं सौर डे वाली पौधा है या प्लांट है, सौर डे वाला प्लांट है। और यह C3 है, ठीक है। क्या है दोस्तों, साथ में यह C3 प्लांट है। और यह गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है इसको, ठीक है। और धान के लिए जो कार्डिनल जो टेम्परेचर है धान के लिए, तो ये कौन सा है, 25 से 35 तक होता है इसका जो टेम्परेचर है। जो विकास के लिए है इसका टेम्परेचर, तो 21 से 27 तक होता है। फूल आने के लिए जो इसका टेम्परेचर है तो 26 से 29 होता है। और जो परिपक्व होने के लिए जो हार्वेस्टिंग स्टेज के लिए जो इसका होता है परिपक्व होने के लिए, तो 20 से 25 तक है, ठीक है। और सॉइल की बात कर लेते हैं तो इसमें जो सॉइल मृदा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, इसका जो पीएच मान होता है तो 5 to 6.5 होना चाहिए, ठीक है, अम्लीय मृदा का। और जो अम्लीय मृदा की रेंज होती है तो 4 to 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 to 6 होना चाहिए अम्लीय मृदा की, ठीक। सोइंग टाइम की बात कर लेते हैं, सीज़न, सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो ओस का जो होना चाहिए, ठीक है, ओस का जो होना चाहिए ऑटम, तो सोइंग टाइम इसका मई जून होना चाहिए। और हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं, जो अगेती की होती है हार्वेस्टिंग, तो में सितंबर अक्टूबर में होती है, ठीक है। अमन की बात कर लेते हैं जो कि विंटर में होता है, तो इसकी जुलाई अगस्त में सोइंग टाइम होती है और नवंबर दिसंबर में कटाई हो जाती है, ठीक है, वर्षा ऋतु में। बोरो की बात कर लेते हैं तो इसमें नवंबर दिसंबर में सोइंग होती है और नवंबर में सोइंग होती है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है, ठीक, दक्षिण भारत में। वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं, इनमें जो जल्दी पकने वाली फसलें होती हैं, ठीक है, वैरायटीज़ होती हैं। तो कलिंगा 3 है, क्या है, कलिंगा 3 है, बाला है, आभा है, कावेरी है, जवाहर 175 है, ठीक है। ये सब जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं। क्या दोस्तों, जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं। और मध्यम में जो मिड टर्म वाली जो वैरायटी हैं तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अनुपमा है, IR36 है, रत्ना है, आशा है, दीप्ति है और समृद्धि है, ठीक है। ये सब क्या है, मिड टर्म मतलब मध्य पकने वाली वैरायटी है। और देर से पकने वाली जो वैरायटी हैं तो क्रांति है, माधुरी है, प्रगति है, गरिमा है, मंसूरी है, ठीक है, रुचि है, फाल्गुना है, ठीक है। ये सब देर से पकने वाली वैरायटीज़ हैं। क्या दोस्तों, देर से पकने वाली। सुगंधित जो किस्म होती हैं, नगीना 108 है, बासमती है, जिससे बढ़िया वो आती है। सुगंधित जो किस्म है बासमती है, साकेत 4 है, हंसराज है, बादशाह भोग है, कस्तूरी है, दुबराज है, ठीक है। ये सब क्या है, सुगंधित किस्में हैं, ठीक है। और कुछ विशेष किस्में जो हैं, जो धान की पहली बौनी किस्म है तो TN1 है, जो कि एक ताइवान से लाई गई है, ठीक है, ताइवान से। और जो चावल की चमत्कारी किस्म है, जो कि जिसे हम चमत्कारी किस्म या जादुई किस्म बोलते हैं, या विश्व की IR8 है, ठीक है। भारत की प्रथम अधिक उपज देने वाली जो किस्म है ये जया है। क्या दोस्तों, जया है। जिसे भारत की चमत्कारी चावल कहा जाता है, ठीक है, चमत्कारी चावल कहा जाता है, ठीक। IGKV जो द्वारा विकसित की गई है, IGKV के द्वारा जो विकसित की गई है तो महामाया है, श्यामला है, पूर्णिमा है, बमलेश्वरी है, समलेश्वरी है,
दंतेश्वरी है और चंद्र हाशनी है, ठीक है, शनी है। और जो इंदिरा सुगंधित धान है तो इसमें दोबराज, ठीक है, दोबराज छत्तीसगढ़ सुगंधित धान जो है, और बासा भोग कस्तूरी, ठीक है, ये हैं। और छत्तीसगढ़ जो मधुराज 55 से हैं तो मधुमेह या डायबिटीज़ रोग के लिए हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ की मधुराज 55 है तो मधुमेह या डायबिटीज़ रोग के लिए है। आगे हम बढ़ते हैं। सोइंग मेथड जो है इसका, वो सीड रेट की बात, जो सूखी छिड़काव बुआई है, ठीक है, तो इसके लिए 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। और जो गीली छिड़काव के लिए है तो 120 किलोग्राम सीड लगता है प्रति हेक्टेयर के लिए। और जो लेह पद्धति है इसको हम 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। और सीड ड्रिल से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें सीड लगता है। रोपाई की बात कर लेते हैं। रोपाई पद्धति में तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड लगता है। और हाइब्रिड जाति के लिए इसमें 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। जो श्री मेथड है इसमें 6 से 7 किलोग्राम, सबसे कम से श्री मेथड से ही इसमें 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सीड लगता है, ठीक है। सबसे कम सीड से इससे ही लगता है, ठीक है। इसके बाद हाइब्रिड जाति से। आगे हम बात करते हैं नर्सरी के लिए। जो इसमें नर्सरी होती है, गीली या वेस्ट मेथड, जो वेट मेथड होती है, गीली में तो मुख्य खेत का जो कितना भाग होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, ठीक है, 1/10 होना चाहिए। जो कि 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 मीटर प्रति स्क्वायर की आवश्यकता होती है। कितनी, इस जगह की कितनी आवश्यकता होती है, 800 से 1000 मीटर पर स्क्वायर की आवश्यकता होती है, ठीक है। डेपोक मेथड से जो बात करें तो 30 से 40 मीटर पर स्क्वायर की आवश्यकता होती है, ठीक। और इसको हम जो सीड की बात करें तो 1.5 से 3 किलोग्राम सीड पर मीटर की आवश्यकता होती है। जो रिक्वायरमेंट नर्सरी एरिया है तो श्री मेथड है, इज 100 मीटर जो होता है, 100 मीटर पर स्क्वायर प्रति हेक्टेयर की दर से होना चाहिए। जो प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो जल्दी जो पकने वाली किस्में हैं उसका 15x10 होना चाहिए। और जो मध्य से देर से पकने वाली हैं तो इसका 20 से 10 होना चाहिए, ठीक है, 20x10 होना चाहिए सेंटीमीटर। इसमें हम खाद फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र की जो इसमें NPK के जो रेशियो होता है, NPK तो 120-60-40 होता है। N जो होता है इसमें नाइट्रोजन 120 होता है, फास्फोरस 40, और जो पोटास होता है वो 40 होना चाहिए। जो P होता है 60 होना चाहिए। NPK पूरा रेशियो 120-60-40 होना चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजन एफिशिएंसी की जो बात कर लेते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजन एफिशिएंसी 30 से 40% होता है। और इसको उपयोग किए जाने वाली जो फर्टिलाइज़र CAN है, ठीक है, CAN अमोनियम जो है, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया, ठीक है, इसमें जो उपयोग किए जाने वाले फर्टिलाइज़र हैं अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया है, ठीक है। और जो जैविक उर्वरक की बात कर लें तो इसमें एजोला है, ठीक है, एजोस्पर्लम है और BGA ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, इसको, और एजेक्टोबैक्टर है। BGA को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। धान के खेत में जो सबसे अधिक नाइट्रोजन की हानि होती है, ठीक है, ये जो डाइटेंटरीफिकेशन होता है, जो डेनिटाइरिफिकेशन होता है, ठीक है, इससे ही होती है, इससे बड़ी हानि होती है, ठीक है। और इरिगेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो इरिगेशन होता है
फसल में जो सिंचाई के लिए जो महत्वपूर्ण अवधि होनी चाहिए, तो सीडलिंग के टाइम नर्सरी में, ठीक है, टिलरिंग कल्ले बनते समय टिलरिंग पे एक सिंचाई होनी चाहिए। बूटिंग मतलब, ठीक है, बूटिंग पे सिंचाई होनी चाहिए। और फ्लावरिंग मतलब पुष्पावस्था पे सिंचाई होनी चाहिए। मिल्किंग मतलब दुग्धावस्था पे होनी चाहिए। डाउथ स्टेज जो होती है सूखने की अवस्था, ठीक। और धान को जो सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है तो बूटिंग स्टेज और लेट पेनिकल इनिटेशन इनिटेशन, ठीक है, इस पे होनी चाहिए, इनिटेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। और हम इसमें डिजीज़ की बात कर लेते हैं। डिजीज़ की बात कर लेते हैं, और डिजीज़ फैक्टर है और मैनेजमेंट है। तो इसमें जो डिजीज़ लगता है तो ब्लास्ट मतलब झुलसा रोग होता है, जो कि एक फंगस के कारण लगता है। क्या दोस्तों? फंगस के कारण लगता है। और जिसमें जो सीड ट्रीटमेंट काहे से करते हैं, तो थायराम जो कि 2.5 किलोग्राम प्रति सीड होना चाहिए, ठीक है, 2.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम सीड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे की बात कर लेते हैं, जो BLB होता है, बैक्टीरिया लीफ जो ब्लाइट होता है, इसमें हम एक्सेंथोमोनास की बात होता है, और आइजे जो किसके कारण होता है, फैक्टर इसका क्या है, एक्सेंथोमोनास, ठीक है, एक्सेंथोमोनास और आइजे है, ठीक है। और जो इसको हम इसके मैनेजमेंट जो होता है, स्ट्रिप्टो जो साइक्लिन है, ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.015% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0.015% होनी चाहिए। ब्राउन लीफ स्पॉट की बात कर लेते हैं, जो भूरा धब्बा होता है, इसमें हेलमेंथोस्पोरियम होता है, जो ओराइजे के हेलमेंथोस्पेरियम ओराइजे, जो इसका जो फैक्टर होता है, क्या होता है दोस्तों, हेलमेंथोस्पेरियम ओराइजे, ठीक है। जो इसकी सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, टेट्रिकोसाइलोजोल जो होता है, तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी मात्रा 0.4% होनी चाहिए। जो खैरा रोग होता है, इसमें ये इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो इसमें जिंक की डिफिशियंसी से होता है, मतलब कमी से होता है। इसको हम मैनेजमेंट 5 किलोग्राम जिंक जो होता है, 5 किलोग्राम जिंक और SO4 प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। धान में जो वाइट आई जो होता है Fe, तो आयरन की कमी से होता है। क्या दोस्तों? आयरन की कमी से होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें वीड होता है, खरपतवार जो होता है, तो मोथा है, शावर, कुटकी, करगा, दूब घास, सतगठिया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ऐसा दूब घास, ये मतलब खरपतवार होते हैं। द मोस्ट जो डोमिनेंट होता है स्पेसीज ऑफ राइस वीड इज इसी कोलियम, ठीक है, इसी नोकोलिया स्पेसीज जो होता है। तो वीट कंट्रोल के लिए हम ब्यूटा क्लोर का प्रोपोनाल और बीटा क्लोरकोली यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इसकी इंसेक्ट जो होता है, इसमें स्टेम बोरर लगता है, जो कि तना छेदक है, और कब लगता है, ये टिलरिंग स्टेज पे लगता है, ठीक है दोस्तों। और जो एफिड होता है, माहू, यह भी एक टिलरिंग स्टेज पे लगता है। और इसमें हम जो गालमीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है, गालमीज़ इसमें एक लगता है, और एक गंधीबग लगता है। गंधीबग जो होता है तो मिल्किंग स्टेज पे लगता है। और जो आर्मी वार्म होता है, इसको हम सैनिक कीट भी बोलते हैं, ठीक दोस्तों। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।